हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एस स्टडी पॉइंट में। और मेरा नाम है सना। और इस वीडियो में हम जो भी हमारा 4 चैप्टर बच गया था वो कवर करेंगे, क्योंकि फर्स्ट पार्ट हम इसका पहले बना चुके हैं। और आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर देख ले एक बार। इसमें बाकी के चैप्टर कवर करेंगे, देखते हैं इसमें क्या हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलो शुरू करते हैं अपना चैप्टर। इसमें पढ़ेंगे हम आसियान शैली के बारे में। तो उसमें हमने बहुत कुछ पढ़ चुका था। यूरोपीय संघ के बारे में पढ़ा था हमने, आसियान के बारे में पढ़ा था। इसमें हम आसियान शैली के बारे में पढ़ेंगे। तो आसियान शैली क्या थी, किसे कहा जाता है आसियान शैली, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसकी परिभाषा आ सकती है कि आसियान शैली क्या है या आसियान शैली से क्या तात्पर्य है, बताओ। तो चलो पढ़ते हैं। अनौपचारिक, टकराव रहित और सहयोगात्मक मेल मिलाप का नया उदाहरण पेश करके आसियान ने काफ़ी यश कमाया। इसे ही आसियान शैली कहा जाने। अब हम पढ़ेंगे आसियान के प्रमुख स्तंभ। आसियान के प्रमुख स्तंभ कौन कौन से पढ़ते हैं, यानी कि आसियान के प्रमुख स्तंभ का मतलब है आसियान के जिस तरीके से आसियान काम करता है, किन 3 चरणों में आसियान काम करता है, वो उसके स्तंभ कहलाते हैं। तो चलो पढ़ते हैं। तो पहला है आसियान सुरक्षा समुदाय। सबसे पहला आता है आसियान सुरक्षा समुदाय, ठीक है। और सेकंड नंबर पे आता है आसियान आर्थिक समुदाय। तो आसियान सुरक्षा समुदाय पहले नंबर पे, आसियान आर्थिक समुदाय दूसरे नंबर पे, और तीसरा है सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय। ठीक है, इतना समझ में आया होगा आपको। शुरू करते अपना वीडियो। इस स्तंभ के बाद हम पढ़ेंगे आसियान की कुछ इम्पोर्टेंट व्याख्या। आसियान के बारे में जानते हैं। आसियान सुरक्षा समुदाय क्षेत्रीय विवादों को सैनिक टकराव तक ना ले जाने की सहमति पर आधारित है। जो आसियान है ना, आसियान सुरक्षा समुदाय, वो जो क्षेत्रीय विवाद है, जितने भी जो क्षेत्रों के अंदर विवाद चल रहे हैं, वो उन्हें सैनिक टकराव तक ना ले जाने की सहमति पर आधारित है। यानी कि वो उन्हें नहीं जाने देते। सुरक्षा समुदाय यानी उनकी सुरक्षा करना, उनकी रक्षा करना, जो भी मामले हैं, जो भी मुद्दे हैं, उन्हें आपस में ही सुलझा लेना बातचीत द्वारा, ना कि सैनिक बल द्वारा। ठीक है, हम पढ़ते हैं। आसियान आर्थिक समुदाय का उद्देश्य आसियान देशों का साझा बाजार और उत्पादन आधार तैयार करना तथा इस क्षेत्र के सामाजिक और आर्थिक विकास में मदद करना है। ठीक है, समझ में आया होगा आपको। सिंपल सी लैंग्वेज दी हुई है बिल्कुल सपोर्ट मटेरियल में। आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय का उद्देश्य है। जो आसियान है ना, वो सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय का उद्देश्य है कि आसियान देशों के बीच टकराव की जगह बातचीत और सहयोग को बढ़ावा दिया जाए। यानी जो आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय है ना, इसका उद्देश्य है आसियान देशों, जितने भी आसियान के देश हैं, आसियान के देशों के बीच टकराव की जगह बातचीत और सहयोग को बढ़ावा दिया जाए। ये इसका मुख्य उद्देश्य है, मूल उद्देश्य है। अब आगे पढ़ते हैं हम। आसियान क्षेत्रीय मंच। आसियान क्षेत्रीय मंच क्या है? बहुत कन्फ्यूज़न होती है इसको याद करने में कि आसियान और आसियान क्षेत्रीय मंच। तो मैं आपको पहले ही आपकी कन्फ्यूज़न क्लियर कर देती हूँ। आसियान और आसियान क्षेत्रीय मंच दोनों अलग अलग हैं। तो आसियान क्षेत्रीय मंच एक प्रकार का मंच है और आसियान एक संगठन है, क्षेत्रीय संगठन। तो इसमें आप कन्फ्यूज मत होना। आसियान की स्थापना 1967 में हुई थी, पहले आप पढ़ चुके हैं फर्स्ट पार्ट में। इसमें हम आसियान क्षेत्रीय मंच के बारे में पढ़ेंगे। तो आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना 1994 में हुई थी। ये आप मत भूलिएगा कि आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना 1954 में हुई थी। ये आपको याद रखना है कि आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना 1994 में हुई थी और आसियान की स्थापना 1967 में हुई थी। आसियान की स्थापना 1967, आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना 1994। ठीक है, 1994 में आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना की गई। देखा ना, मैंने आपको बताया था अभी, जिसका उद्देश्य देशों की सुरक्षा और विदेश नीतियों में तालमेल बनाना है। ठीक है, और हाँ, कई बार क्वेश्चन आता है तो बच्चे इसमें कंफ्यूज होके आसियान क्षेत्रीय मंच को आसियान समझकर उसी का सन लिख के आ जाते हैं 1967 पर। ये 1994 में हुआ था, ये आपको याद रखना है। अब आगे पढ़ेंगे आसियान की उपयोगिता या प्रासंगिकता। यानी कि प्रासंगिकता का मतलब होता है उपयोगिता। दिख रहा होगा आपको लिखा हुआ, आसियान की उपयोगिता या प्रासंगिकता। प्रासंगिकता मतलब उसका अभी भी कोई यूज़ है या नहीं है, वो अभी भी यूज़फुल है, अभी भी उसकी उपयोगिता है, वही आपसे पूछता है प्रासंगिकता। कई बार क्वेश्चन में भी
आ जाता है बहुत सारे अलग अलग क्वेश्चनों में कि आसियान की उपयोगिता बताइए, आसियान की प्रासंगिकता बताइए, या फिर क्षेत्रीय मंच की प्रासंगिकता बताइए, यूरोपीय संघ की प्रासंगिकता बताइए। तो बच्चे को यही नहीं समझ में आता कि प्रासंगिकता का मतलब है क्या। तो प्रासंगिकता, तो अब आपको कंफ्यूज नहीं होना है, प्रासंगिकता का मतलब होता है उपयोगिता। ठीक है, क्लियर। आसियान की उपयोगिता, ठीक है। आसियान की मौजूदा आर्थिक शक्ति खासतौर से भारत और चीन जैसे तेजी से विकसित होने वाले एशियाई देशों के साथ व्यापार और निवेश मामलों में प्रदर्शित होती है। ठीक है। दूसरा, आसियान ने निवेश, श्रम और सेवाओं के मामले में मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने पर भी ध्यान दिया है। तीसरा, अमेरिका तथा चीन ने भी मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने में रुचि दिखाई। चौथा, 1991 के बाद भारत ने पूरब की ओर देखो की नीति अपनाई। तो पहले ये पूरब की ओर चलो की नीति था, अब है पूरब की ओर देखो। ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होना। और छठा है हमारा, पांचवा है, भारत ने आसियान के 2 सदस्य देशों सिंगापुर और थाईलैंड के साथ मुक्त व्यापार का समझौता किया। ये क्वेश्चन भी आ सकता है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि 1 मार्क्स वाले 20 क्वेश्चन आएंगे आपके पेपर में और 80 मार्क्स का टोटल पेपर होगा कि कौन कौन से देश है जिसके साथ भारत ने मुक्त व्यापार किए हैं। आसियान के 2 सदस्य, तो सिंगापुर और थाईलैंड। ठीक है। छठा है, भारत आसियान के साथ भी मुक्त व्यापार संधि करने का प्रयास कर रहा है। ठीक है, जो आसियान है वो भारत के साथ, जो भारत है वो आसियान के साथ भी मुक्त व्यापार करने की कोशिश कर रहा है, ये आप मत भूलिएगा। सातवां है, आसियान की असली ताकत अपने सदस्य देशों की सहभागी सदस्यों और बाकी गैर क्षेत्रीय संगठनों के बीच निरंतर संवाद और परामर्श करने की नीति है। ठीक है, आसियान की जो असली ताकत है ना, वो अपने सदस्य देशों या सहभागी सदस्यों और बाकी गैर क्षेत्रीय संगठनों के बीच निरंतर संवाद, यानी कि जो उसके, चाहे वो उसके संगठन में देश हो, सदस्य देश हो या सहभागी देश हो, यानी आस पड़ोस वाले हों या बाकी कोई भी गैर क्षेत्रीय संगठन हो, उनके बीच निरंतर संवाद और परामर्श करने की नीति है आसियान, मेल मिलाप की नीति। अगला पढ़ेंगे अब। यह एशिया का एकमात्र ऐसा संगठन है जो एशियाई देशों और विश्व शक्तियों को राजनीतिक और सुरक्षा मामलों पर चर्चा करने के लिए मंच उपलब्ध कराता है। तो मैंने आपको पहले बताया था कि ये एक प्रकार आसियान क्षेत्रीय मंच एक प्रकार का मंच है जो सभी मामलों पर चर्चा जो सभी देशों को, सभी व्यक्तियों को किसी भी मुद्दे पर विचार विमर्श करने या सुरक्षा के मामलों पर चर्चा करने के लिए मंच उपलब्ध कराता है। ठीक है, अगला पढ़ेंगे अब। हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री ने आसियान देशों की यात्रा की तथा विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर समझौते किए। ठीक है, तथा पूर्व की ओर देखो के स्थान पर पूर्वोत्तर कार्यनीति एक्ट ईस्ट पॉलिसी की संकल्पना प्रस्तुत की। ठीक है, इसी के अंतर्गत वर्ष 2018 के गणतंत्र दिवस समारोह में आसियान देशों के राष्ट्राध्यक्षों को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे माओ के बारे में। माओ के नेतृत्व में चीन का विकास, यानी कि जो माओ था ना, माओ वहाँ का राष्ट्रपति जो भी होता है, वहाँ का मुख्य, उसके नेतृत्व में चीन का विकास कैसे हुआ, तो पढ़ेंगे इसके बारे में। चलिए, 1949 की क्रांति के द्वारा चीन में साम्यवादी शासन की स्थापना हुई। ठीक है, 1949 की क्रांति के द्वारा चीन में साम्यवादी शासन की स्थापना हुई। शुरू में यह साम्यवादी अर्थव्यवस्था को अपनाया गया था, लेकिन इसके कारण चीन को निम्नलिखित समस्याओं का सामना पड़ा। ठीक है, तो पहली हमारी, चीन ने साम्यवादी मॉडल खड़ा करने के लिए विशाल औद्योगिक अर्थव्यवस्था का लक्ष्य रखा।
यानी चीन ने साम्यवादी मॉडल खड़ा करने के लिए विशाल औद्योगिक अर्थव्यवस्था का लक्ष्य रख दिया। ठीक है, इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए अपने सारे संसाधनों को उद्योग में लगा दिया। यानी कि ना उसने बहुत बड़ी मात्रा पर औद्योगिक अर्थव्यवस्था का लक्ष्य रख दिया, बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था का लक्ष्य रख दिया। और उसने उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए अपने सारे संसाधनों को उस उद्योग में लगा दिया। तो उससे बहुत बड़ी हानि भी हुई, उसको बहुत नुकसान उठाना पड़ा। और सेकंड है हमारा, चीन अपने नागरिकों को रोजगार, स्वास्थ्य सुविधा और सामाजिक कल्याण योजनाओं का लाभ देने के मामले में विकसित देशों से भी आगे निकल गया, लेकिन बढ़ती जनसंख्या विकास में बाधा उत्पन्न कर रही थी। ठीक है, तो पर चीन है ना, चीन अपने जितने भी वहाँ के चीन के नागरिक हैं सभी को रोजगार, स्वास्थ्य सुविधा और सामाजिक कल्याण यानी कि बेसिक नीड्स पूरी करने के लिए सबसे आगे, विकसित देशों से भी आगे निकल गया। वहाँ गरीबी बिल्कुल नहीं बची थी, पर जो बढ़ती हुई जनसंख्या है ना उसके विकास में बाधा उत्पन्न कर रही थी। उस कारण अब वहाँ पे भी ऊंच नीच का फर्क हो गया है, थोड़ा बहुत अमीर गरीबी बन चुकी है। तो तीसरा है, कृषि परंपरागत तरीकों पर आधारित होने के कारण वहाँ के उद्योगों की ज़रूरत को पूरा नहीं कर पा रही थी। जो वहाँ की कृषि के परंपरागत तरीके थे ना, कृषि के पुराने वाले जो तरीकों पर आधारित थी, उनके कारण उद्योगों की ज़रूरत को पूरा नहीं कर पा रही थी। ठीक है, यानी कृषि बहुत पुराने ज़माने से उससे होती थी। अब हम आगे पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे चीन में सुधारों की पहल, यानी कि चीन में सुधारों की पहल किसने की। तो पढ़ेंगे पहले, चीन ने 1972 में अमेरिका से संबंध बनाकर अपने राजनीतिक और आर्थिक एकांतवास को ख़त्म किया। यानी चीन ना 1972 से पहले तक बिल्कुल एकांतवास में चला गया था, ना वो किसी से व्यापार करेगा और ना किसी से व्यापार करेगा, किसी भी देश से, ना किसी देश से आयात और निर्यात करेगा, बिल्कुल अलग हो गया बैठा हुआ था वो। पर 1972 में उसने अमेरिका से संबंध बनाकर अमेरिका से व्यापार करके अपने राजनीतिक और आर्थिक एकांतवास को ख़त्म कर दिया। ठीक है, सेकंड है, 1973 में प्रधानमंत्री चाओ एन लाई ने कृषि, उद्योग, सेवा और विज्ञान प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आधुनिकीकरण के 4 प्रस्ताव रखे। ये आपको सीरियल वाइज याद रखना है, कौन कौन सा कब कब चल रहा है। 73 में उसने प्रस्ताव रखे थे चाओ एन लाई ने, चारों के औद्योगिकरण के लिए। तीसरा है 1978 में तत्कालीन नेता देंग शाओपिंग ने चीन में आर्थिक सुधारों और खुलेपन यानी खुले द्वार की नीति की घोषणा की। ठीक है, ये 1978 में हुआ था। फिर 1982 में खेती का निजीकरण किया गया। ठीक है, फिर उसके बाद 1998 में उद्योगों का निजीकरण किया गया। इसके साथ ही चीन में विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जिसे सेज के नाम से जाना जाता है, इसकी स्थापना की गई। ये क्वेश्चन में आता है कि सेज की स्थापना कब की गई और यह सेज किसने बनाया था। तो चीन में सेज की स्थापना चीन में की गई। चीन ने सेज बनाया था, स्पेशल इकोनॉमिक जोन यानी विशेष आर्थिक क्षेत्र। ठीक है, आगे पढ़ेंगे छठा, चीन 2001 में विश्व व्यापार संगठन में शामिल हो गया। तो ये भी आपको याद रखना है कि चीन विश्व व्यापार संगठन यानी WTO में कब शामिल हुआ। तो चीन 2001 में WTO में शामिल हो गया था। इस तरह दूसरे देशों के लिए अपनी अर्थव्यवस्था खोलने की दिशा में चीन ने एक कदम और बढ़ाया। यानी इस तरह से चीन ने अपनी अर्थव्यवस्था को खोला और उभर कर सामने आया। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हमने चीन में सुधारों की नीति तो पढ़ ली, यानी चीन में सुधारों में सुधारों के बारे में पढ़ लिया। चीन में सुधारों की शुरुआत कैसे हुई पढ़ लिया। अब जो चीन में जो सुधार हुए ना, उनका नकारात्मक पहलू भी एक तरह से वो देखते हैं वो कैसा था। तो चीनी सुधारों का नकारात्मक पहलू कैसा था, ठीक है, ये पढ़ेंगे। पहला है, वहाँ आर्थिक विकास का लाभ
समाज के सभी सदस्यों को प्राप्त नहीं हुआ। ठीक है, ये एक पहली इसका नकारात्मक पहलू था, या पहली असफलता थी चीन के लिए। पूंजीवादी तरीकों को अपनाए जाने से बेरोजगारी बढ़ी। जो पूंजीवादी तरीके अपनाए, बाद में उन्हें खुलेपन की अमेरिका से व्यापार करके, उससे बेरोजगारी बढ़ी चीन में। ठीक है, तीसरा पढ़ेंगे अब, वहाँ महिलाओं के रोजगार और काम करने के हालात संतोषजनक नहीं है। फोर्थ है हमारा, गांव व शहर के और तटीय व मुख्य भूमि पर रहने वाले लोगों के बीच आय में अंतर बढ़ गया। मैंने आपको पहले बताया था कि इन्हीं सुधारों की नीतियों के बाद इसमें बहुत ज़्यादा ऊंच नीच का फर्क हो गया था, वो यही है। अगला है हमारा, विकास की गतिविधियों ने पर्यावरण को काफ़ी हानि पहुंचाई। यानी जो विकास की गतिविधियाँ चल रही थी, उन्हें फैक्ट्रियाँ इतने ज़्यादा उद्योग स्थापित कर दिए, तो उनसे पर्यावरण को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। छठा है हमारा, चीन में प्रशासनिक और सामाजिक जीवन में भ्रष्टाचार बढ़ा। ठीक है, आगे चलते हैं। चीन के साथ भारत के संबंध, यानी चीन के साथ भारत के संबंध कैसे थे, ये पढ़ेंगे हम। पहले विवाद वाले क्षेत्र पढ़ते हैं। आपको पता ही होगा 1962 में भारत चीन का एक युद्ध हो चुका है। अब पहले पढ़ते हैं। 1950 में चीन द्वारा तिब्बत को हड़पने तथा भारत चीन सीमा पर बस्तियां बनाने के फैसले से दोनों देशों के संबंध एकदम बिगड़ गए। तो पहले तो 1950 में चीन ने अपने पड़ोसी देश तिब्बत पर हमला करके उसे कब्जे में कर लिया, उससे हड़पने की कोशिश की, पूरी सारे उस जनता को दबाने की कोशिश की। उसके बाद उसने भारत और चीन की जो सीमा है ना, जो बॉर्डर लाइन है, ऐसे इधर चीन और इधर भारत, इस बॉर्डर लाइन, ये वाली बॉर्डर लाइन पर उसने बस्तियां बसाने के फैसले लिए। इस पर दोनों बिगड़ गए। ठीक है, अगला पढ़ेंगे हम। चीन ने 1962 में लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश पर अपने दावे को जबरन स्थापित करने के लिए भारत पर आक्रमण किया। जो चीन है ना, वो चीन लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश को अपना बताता है। इसी को साबित करने के लिए, इसी को हड़पने के लिए उसने यानी कि चीन ने 1962 में भारत पर आक्रमण कर दिया। पर इस युद्ध के लिए भारत की सेना बिल्कुल तैयार नहीं थी, पूरे पर्याप्त सैनिक भी नहीं थे, और इसी वजह से भारत को गहरी हार मिली। इसमें भारत को बहुत दुख पहुंचा। अब अगला पढ़ेंगे। चीन द्वारा पाकिस्तान को मदद देना, ये भी एक विवाद का मुद्दा है। अगला पढ़ेंगे। चीन भारत के परमाणु परीक्षणों का विरोध करता है। जो चीन है ना, वो भारत के परमाणु अगला पढ़ेंगे। चीन भारत के परमाणु परीक्षणों का विरोध करता है। ठीक है, जो चीन है ना, वो भारत के सभी परमाणु परीक्षणों का विरोध करता है। अगला है, बांग्लादेश तथा म्यांमार से चीन के सैनिक संबंध को भारतीय हितों के खिलाफ माना जाता है। कि जो ये म्यांमार और बांग्लादेश के चीन से सैनिक संबंध है ना, ये भारत के हितों के लिए खतरनाक है, ऐसा समझा जाता है। अब पता नहीं है नहीं। अगला पढ़ेंगे अब। संयुक्त राष्ट्र संघ ने यानी यूएनओ ने आतंकी संगठन जैश-ए मोहम्मद पर प्रतिबंध लगाने वाले प्रस्ताव को पेश किया। चीन द्वारा वीटो पावर का प्रयोग करने से यह प्रस्ताव निरस्त हो गया। यानी कि चीन है ना, वो हमेशा यूएनओ में अपनी वीटो पावर का भारत के खिलाफ भरपूर प्रयोग करता है। अगला है, भारत ने अजहर मसूद के आतंकवादी घोषित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ में प्रस्ताव पेश किया, जिस पर चीन ने वीटो पावर का प्रयोग कर उसे असफल कर दिया। ठीक है, अभी भी देख रहे होंगे आप कितना कर रहा है ये। चीन की महत्वाकांक्षी योजना वंस बेल्ट वन रोड, ठीक है, जो कि पीओके यानी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से होती हुई गुजरेगी, उसे भारत को घेरने की रणनीति के तौर पर लिया जा रहा है। ठीक है, अगला है,
वर्ष 2017 में भूटान के भूभाग, परंतु भारत के लिए सामरिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण डोकलाम पर आधिपत्य के दावे को लेकर दोनों देश के मध्य लंबा विवाद चला, जिससे दोनों देशों के मध्य संबंध तनावपूर्ण हो गए। ठीक है, परंतु इस विवाद के समाधान के लिए भारत के धैर्यपूर्ण प्रयासों और भारत के रुख को वैश्विक स्तर पर सराहा गया। ठीक है, यानी कि भारत की सराहना हुई। भारत ने बहुत ज़्यादा धैर्यपूर्ण प्रयास किए इसको संभालने के। अब पढ़ते हैं सहयोग का दौर, यानी कि कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहां चीन और भारत के सहयोग है, चीन और भारत एक साथ है। ठीक है, पढ़ते हैं। 1970 के दशक में चीनी नेतृत्व बदलने से अब वैचारिक मुद्दों की जगह व्यवहारिक मुद्दे प्रमुख हो रहे हैं। ठीक है, चीनी नेतृत्व बदलने यानी चीनी नेतृत्व बदलने से अब वैचारिक मुद्दों की जगह व्यवहारिक मुद्दे प्रमुख हो रहे हैं। ठीक है, 1988 में प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने चीन की यात्रा की, जिसके बाद सीमा विवाद पर यथास्थिति बनाए रखने की पहल की गई। ठीक है, अगला पढ़ेंगे अब। दोनों देशों ने सांस्कृतिक आदान प्रदान, विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में परस्पर सहयोग और व्यापार के लिए सीमा पर 4 पोस्ट खोलने हेतु समझौते किए। आपको पता ही होगा आजकल चीन और हिंदुस्तान का व्यापार कितना ज़्यादा बढ़ चुका है, हर जगह चीनी माल ही नज़र आएगा। ठीक है, अगला पढ़ेंगे। 1999 में द्विपक्षीय व्यापार 30% सालाना की दर से बढ़ रहा है। ठीक है, अगला है विदेशों में ऊर्जा सौदा हासिल करने के मामलों में भी दोनों देश सहयोग द्वारा हल निकालने पर राजी हुए हैं। ठीक है, अगला है वैश्विक धरातल पर भारत और चीन ने विश्व व्यापार संगठन जैसे अन्य अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संगठनों के संबंध में एक जैसी नीतियाँ अपनाई है। ठीक है, इस चैप्टर में हमारे लिए बहुत कुछ इंपॉर्टेंट था। प्लीज़ इसको एक बार एनसीईआरटी से रीड कर लेना अच्छे से, बिल्कुल डीपली। अभी कोरोना वायरस की वजह से सब लोग लॉकडाउन है, लॉकडाउन पार्ट 2 चल रहा है। प्लीज़ अपने घरों में रहिए, अपनी तैयारी फुल कीजिए, अच्छे से पढ़ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हमारी वीडियो अगर आपने नहीं देखी अभी तक तो प्लीज़ एक बार सारी वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा और फिर एनसीईआरटी पढ़ लेना, आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक बार और दोबारा पढ़ लेना। वैसे भी आपको टीचर तो बाद में अवेलेबल हो ही जाएंगे। दुआ करते हैं जल्दी ये लॉकडाउन ख़त्म हो, भारत की स्थिति पहले ऐसी हो।